सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन, इस कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें टोटल 7 पॉइंट में इस चैप्टर को डिवाइड किए हुए हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तीसरा, केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। और चौथा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। पांचवा, कोरोजन जिसको जंग लगना कहते हैं। छठवां, रिएक्टिविटी सीरीज क्रियाशीलता श्रेणी। सातवां, रेंसिडिटी। ये सब पॉइंट हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और लेसन 1 से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब यही हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो को। जब एक या अधिक अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। और एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब कि जब एक या दो या अधिक अभिकारक समूह आपस में क्रिया करके कोई नए उत्पाद का निर्माण बनाते हैं वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के अब लक्षण के बारे में हम लोग समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के टोटल 5 लक्षण हमने डिवाइड किए हुए हैं। इसमें पहला है गैस का विकास। ठीक है, इसमें पहला है गैस का विकास, मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अगर गैस निकल रही है तो इसका मतलब कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तापमान में परिवर्तन देखने के लिए मिलना चाहिए, रंग में परिवर्तन और छेप मिलना चाहिए, गंध में परिवर्तन देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर किसी भी अभिक्रिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आग जल रही है तो इसमें कुछ ना कुछ हीट रिप्रोड्यूस होगी और एनर्जी रिप्रोड्यूस होगी, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इसमें कलर में चेंजिंग आएगी। तो ये सब जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी इसमें होती हुई वही कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के हम लोग प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनमें से 2 या 1 अभिक्रियाएं बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, और काफ़ी आसान होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने टोटल 7 भागों में डिवाइड किया हुआ है और ये आपके सिलेबस के आधार पे है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसी को एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और चौथा है द्विस्तरीय अभिक्रिया जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पांचवा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और छठवां अपचयन रिएक्शन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। सातवां अपचयन और उपचयन, मतलब उपचयन और ऑक्सीकरण जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये अभिक्रिया के टोटल टाइप्स थे। टोटल हमने इसे डिवाइड किया था 7 टाइप में। अब चलिए बारी बारी से करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो अगर मेरे पास कोई यहाँ पे कंपाउंड हो जिसे मैं ए नाम दे देता हूँ। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, चेंज कर लिए हमने। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तत्व है जिसका नाम ए है और दूसरा का नाम बी है। ठीक है, दोनों का मैं क्रिया करवा रहा हूँ तो ये क्रिया करने के पश्चात ये सिंगल कंपाउंड का निर्माण करना चाहिए तो उसे ही कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब 2 या अधिक अभिकारक समूह क्रिया करने के पश्चात एकल उत्पाद का निर्माण करें
इसे प्रोडक्ट कहा जाता है, PRODUCT, जिसे शॉर्टकट में आप उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है, इसे ही आप उत्पाद कहते हैं और इसे आप अभिकारक समूह कहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जब दो या अधिक अभिकारक समूह जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के पश्चात एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही क्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसकी डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल इसका अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल इसका कुछ इस प्रकार है कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। दोनों आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सिंगल कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका और एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करेंगे तो जल का निर्माण करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया बेसिकली यही है कि जब दो या अधिक अभिकारक समूह आपस में मिलते हैं और एक नया उत्पाद निर्माण करते हैं, मतलब एकल नया उत्पाद निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये थी संयोजन अभिक्रिया। अब चलिए अपघटन अभिक्रिया, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है जिसका नाम मैं AB दे रहा हूँ और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, हीट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये अलग हो जाना चाहिए, मतलब ये ऐसे अलग हो जाएगा, तो उसी को कहा जाएगा अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको रासायनिक समीकरण और तत्वों और अभिक्रियाओं के माध्यम से समझ लेते हैं। परिभाषा इसकी होगी कि जब एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं H2O को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब विद्युत अपघटन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों विघटित हो जाते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। इसका निचले और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मोस्टली 2 या 3 एग्जाम्पल याद करके चलना है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और बाकी आपको समझ लेना है कि कौन संयोजन हो रहा है, कौन अपघटन हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है AB और दूसरा है BC, ठीक, और दोनों का अगर अभिक्रिया हो रही है तो विस्थापन अभिक्रिया सिंपली ये कहती है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो A है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है, और B जो है वो कम क्रियाशील तत्व है। तो A क्या करेगा इस कंडीशन में, B को यहाँ से हटा देगा, इसकी जगह स्वयं आ जाएगा, इसका मतलब AC हो जाएगा प्लस, और ये जो C है ये B के साथ रिएक्ट करके एक अलग कंपाउंड बना लेगा, मतलब BC हो जाएगा। ठीक है, A जो है B के साथ A जो है C के साथ आ जाएगा, AC हो जाएगा, और C जो है B के साथ चलाएगा तो ये BC हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसे कहा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से हटा देता है। इसका परिभाषा देख सकते हैं कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसका रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबोया जाता है तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ इसी प्रकार से हो रही है कि यहाँ पे जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है
Fe क्या है, अधिक क्रियाशील है, और CuSO4 में Cu जो है वो कम क्रियाशील है। यहाँ पे Fe Cu को डिस्प्लेस करके स्वयं आ जाएगा यहाँ पे और बना लेगा FeSO4। जो कॉपर है वो जब विस्थापित हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, यानी कि Cu अलग हो जाएगा। यही क्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली समझना होगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। उसके लिए आप क्रियाशीलता श्रेणी को याद कर सकते हैं, या फिर रासायनिक जो एलिमेंट होते हैं, मतलब केमिकल एलिमेंट, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर पता लगा सकते हैं कि कौन अधिक क्रियाशील है। ठीक है, जिसका पूरा कोश भरा हुआ होता है वो कम क्रियाशील होता है, जिसका खाली होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो यही इसका बेसिकली एक फंडा होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसका और एग्जाम्पल भी हमने लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे। जैसे जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित करके स्वयं वहाँ पे आ जाएगा, मतलब जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर को अलग कर देगा। आपको हिंदी में भी लिखना होगा इस प्रकार से, और साथ में रासायनिक समीकरण भी देना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे कि जब जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आप दो रिएक्शन याद कर लीजिएगा इसमें से। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो यौगिक को विस्थापित कर देता है। ठीक है, उसे कहा जाता है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए, जब दो यौगिक के आयन आपस में अदला बदली करते हैं उसे दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पे आप देखें तो बेरियम जो है विस्थापित हो जा रहा है और इसकी जगह पे बन रहा है सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन जा रहा है, और यहाँ पे बेरियम की जगह पे सोडियम आ जा रहा है तो बना दे रहा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो सोडियम है क्रियाशील होता है तो बेरियम को विस्थापित कर देगा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा स्वयं ICl, NaCl बना देगा, और जो बेरियम है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और बना देगा बेरियम सल्फेट। इसी प्रकार से इसमें क्रिया हो रही है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील हो रहा है वो कम क्रियाशील को हटा दे रहा है, और उसी को कहा जा रहा है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो दो जगह विस्थापन हो रहा है। ठीक है, और इसका रिएक्शन नीचे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराई जाती है तो NaCl और H2O का निर्माण होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, सोडियम क्रियाशील ज़्यादा है तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, और यहाँ पे क्लोरीन जो है सॉरी हाँ, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और जो हाइड्रोजन है यहाँ का, ठीक है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये इसके साथ आ जाएगा OH के साथ, और इसको एक साथ मिल करके H2O का निर्माण कर देगा। इसे कहा जाएगा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मैं बेसिकली सिंपल सा मतलब यही होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। काफ़ी इजी सा है। हाइड्रोजन का अगर उसमें आपने ऐड देख लिया, मतलब कि एडिशन हो रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसमें रिमूवल हो रहा है तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के आधार पे आप समझ सकते हैं इसे। जैसे लोहे का जंग लगना, Fe है, Fe में O2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। इसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है इसके साथ। ठीक, तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, जिसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन का सिंपली मतलब जो
ऑक्सीकरण का मतलब होता है उसका उल्टा, कि मतलब जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल होता है, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक, उसे कहा जाएगा अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझें तो इसे देख सकते हैं, जलवाष्प का हाइड्रोजन से अपचयन, जैसे H2O है प्लस H2, इसमें ऐड हो रहा है H2, ठीक, तो बना रहा है CH4, मेथेन का निर्माण कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए H का इसमें संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है। ठीक, तो सिंपली मतलब यही है कि जब हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसे कहा जाएगा अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट और लास्ट, उपचयन और ऑक्सीकरण, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये आपको 12th में भी पढ़ना है, तो इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। सिंपली इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐड होंगे, उसे कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन के माध्यम से कि कॉपर ऑक्साइड है और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो बन रहा है कॉपर और हाइड्रोजन मतलब H2O, जल का निर्माण। तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन भी इसमें है, ऑक्सीजन भी इसमें है, इसका मतलब कि ये क्या हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब चलिए हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैं एक वाक्य बोलता हूँ कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको अगर हिंदी में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपको तत्वों का नाम पहले से पता है और यौगिक का नाम पता है, ठीक है, तो आप इस बात को प्रतीकों के माध्यम से लिख सकते हैं, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों के प्रतीकों, चिन्हों के माध्यम से लिखने की जो प्रक्रिया होती है वही रासायनिक समीकरण कहलाती है। परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कहने का मतलब कि अगर आपको इसमें पता होगा कि जिंक का क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, तो आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। जिंक का होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, तो जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस बनाता है तो हाइड्रोजन का होता है H2। अगर आपको इन सभी का प्रतीक पता था तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 और गिव्स ZnSO4 प्लस H2, और इसी को कहा जाएगा रासायनिक समीकरण। एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो वो आगे हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक। चलिए इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगा, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, जो कि हमने अभी आपको समझाया। अब चलिए रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है उसके बारे में जान लेते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखी गई है कि Fe जल के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है, तो इसको आप कैसे संतुलित करेंगे। बेसिकली आपको देखना होगा कि लेफ़्ट साइड में कितना एलिमेंट है और राइट साइड में उतना ही एलिमेंट है कि नहीं है, या फिर राइट साइड में जितना एलिमेंट है उतना ही लेफ़्ट साइड में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उतना एलिमेंट आपको इधर लिखना होगा, और फिर से देखना होगा कि जितना हमने लेफ़्ट में लिखा है क्या राइट में ही उतना है या नहीं है। तो जब नहीं रहेगा तो उसको आप लिख करके बैलेंस करेंगे, और उसी को कहा जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसी रिएक्शन को यहाँ पे लिखता हूँ, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2, ठीक। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसका कलर, हाँ, आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, न कि यहाँ पे। आप इसमें चेंज कहाँ कर सकते हैं, तो आप इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। और आगे आप कुछ भी लिख लिख करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, ठीक। तो मैच कीजिए, देखिए FE इधर 1 है और इधर 3 है, तो क्या हम 3 यहाँ पे लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए 3 बैलेंस हो गया, मतलब 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, हो गया। अब हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि जब हमने 4 यहाँ पे लिखा तो 2 इसके पहले होने के कारण जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हाइड्रोजन इधर हो गया। अब देखेंगे कि उस साइड में 8 हाइड्रोजन है कि नहीं है, नहीं है, तो 8 हाइड्रोजन हमें करना होगा उधर। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा, बस बैलेंस हो गया। ऐसे ही कर देना है आपको, ठीक है। इधर 3 था, ये 3 हो गया, ये 8 है तो 8 हो गया, ये 4 है तो 4 है, और इधर कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन 4 है, और ये कितना है, 8 है। देखिए बैलेंस हो गया है सब। FE पूरा 3 था, हो गया। हाइड्रोजन 8, ठीक, और ऑक्सीजन 4। इधर भी FE 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। तो इसी प्रकार से आपको बैलेंस करना होगा, ठीक। इसका संतुलित रूप आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। ये है इसका संतुलित रूप जो कि हमने आपको बताया अभी अभी, ठीक। तो ऐसे ही संतुलित करना होता है। चलिए कुछ और देख लेते हैं रासायनिक समीकरण जिन्हें संतुलित करना है। जैसे H2 है और O2 है, तो बना रहा है H2O। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख करके समझाने की कोशिश करें तो H2 है प्लस O2 है और गिव्स H2O है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 2 है, ठीक। लेकिन इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, 2 दूनी के 4, ये भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन ये 2 है, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। तो इस प्रकार से इसे बैलेंस कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है, इसको आप स्वयं ट्राई कीजिएगा उसी प्रकार से, फिर इसे भी आप ट्राई कीजिएगा और इसे भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका बैलेंसिंग रूप, ठीक। अब चलिए हम लोग समझते हैं संक्षारण क्या है, यानी कि कोरोजन क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोरोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार इसको रिपीट करके पूछा जाता है। कोरोजन से सिंपल मतलब ये है कि जब किसी धातु को नमी अथवा पानी की उपस्थिति में रखा जाता है, ठीक है, पानी अथवा वायु की उपस्थिति में रखा जाता है या नमी की उपस्थिति में रखा जाता है, तो उस पर एक भूरे या हरे रंग की परत जम जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं, ठीक। और यह प्रक्रिया जो होती है उसे जंग लगना कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। इसका परिभाषा सिंपल यही है, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे ये कोई चेन है और इसको नमी की उपस्थिति में रख दिया गया है, तो नमी में वायु और पानी दोनों मिक्स होकर आ जाते हैं, तो ये जैसे ही उस पर रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीकरण होगा इसका। ऑक्सीकरण होने के कारण ये ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेगी आयरन से और ऑक्सीडाइज होकर के इस पर एक परत जमा देगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस पर एक लेयर जम गई है, और ये लेयर धीरे धीरे करके इस लोहे को पूरा का पूरा नष्ट कर देगी, और यही प्रक्रिया जो है संक्षारण कहलाती है। यहाँ पे और आप देख सकते हैं जैसे कि ये गियर बॉक्स है, इस पर भी अब धीरे धीरे ऐसे परत जमना स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद से जब ये पुराना हो जाएगा, साफ़ सफाई नहीं रखा जाएगा ध्यान से, तो ये पूरा गल करके ख़त्म हो जाएगा। संक्षारण बहुत ही कितना भी मजबूत लोहा है, अगर उस पर जंग लग गया है वो तो मतलब उसका समाप्त होना तय है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप पाइप पे देख सकते हैं, ज़्यादातर पानी जहाँ पे ज़्यादा लगते रहता है, लोहा का रहता है पाइप, तो उस पर जंग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि नमी से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होकर के काफ़ी ज़्यादा जल्दी से पकड़ लेता है ये जंग, ठीक। संक्षारण का क्या कारण है, मतलब कि क्यों होता है, तो जब लोहे का संपर्क ऑक्सीजन और नमी से होता है तो लोहे के कण
से इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है, जिससे लोहे के कण ऑक्सीकरण होते हैं, मतलब ऑक्सीकृत होते हैं, और यह जंग का रूप ले लेता है। ठीक। पानी और वायुमंडल गैसें संक्षारण को बढ़ावा देती हैं। मतलब कि अगर पानी मिल रहा है और नमी मिल रही है या वायु मिल रहा है तो इसका मतलब कि जंग उस पर लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे नल का एक पाइप है, इस पे आप देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से रिस रहा होगा, जिसके कारण से ये नमी पा गया है। नमी पाने के कारण ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और उसके बाद से इस पर धीरे धीरे करके एक परत ऐसे जम जाएगी, और ये धीरे धीरे करके लोहे की सतह को पूरा नष्ट कर देगी। ठीक है। तो चलिए संक्षारण के सामान्य उदाहरण समझ लेते हैं। तो लोहे का जंग लगना ये सामान्य उदाहरण है। रेल की पटरी जो होती है, रेल की पटरी उस पे जंग लग जाता है, या कोई पुरानी कार है उस पे जंग आपको लगने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर कोई बागीचा है, उसमें जो औजार रखे हुए हैं जैसे फावड़ा कुदाल, उसमें अगर नमी पकड़ी हुई है तो उस पर जंग लग जाता है। ठीक। लाल या भूरी रंग की एक परत दिखाई देती है, उसी को कहा जाता है जंग लगना। तो ये कुछ बेसिक नॉर्मल उदाहरण थे जो कि आप रियल लाइफ में देखते चले आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चित्र के माध्यम से देखें तो ये किसी खंभे का इस तरीके से आयरन इस पे लगाया गया है। इस पे भी धीरे धीरे अब जंग लगना स्टार्ट हो चुका है, और जंग इतना खतरनाक होता है कि कोई भी मजबूत से मजबूत लोहे को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो क्या इसके उपाय हैं? मतलब कि अगर कोई लोहा है उस पे जंग लग रहा है, महंगी चीज़ है, तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं? तो बचाने का तरीका ये है कि उस पे हम कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग का मतलब कि हम उस पे पेंट मार सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक है। उससे हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा इसका तो बचा सकते हैं लंबे समय तक के लिए। उसके बाद जिंक को लोहे पर परत चढ़ा करके, मतलब जिसे जिंक गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो बचा जा सकता है संक्षारण से। धातु के संपर्क को नमी और वायु से बचाना होगा। मतलब कोई भी मेटल है उसको आप वाटर से और नमी से बचा सकते हैं, तब उस पे संक्षारण को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। जैसे ये चमचमाती हुई साइकिल है, अगर इस पे मिट्टी धूल ये सब कण नहीं आने दें तो ये जंग लगने से बची जा सकती है, इसे बचाया जा सकता है। लेकिन रियल लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा होगा जिस पे कहीं ना कहीं इस पे मिट्टी जम जाएगी, जैसे रिम पे हो जाता है। ठीक। या फिर इसका जो ये मड गार्ड होता है, ये यहाँ से गया होता है इस प्रकार से, उस पे जम जाता है, तो धीरे धीरे करके वो नष्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे नहीं बचाया जा सकता। तो बचाने का तरीका यही है कि नमी से इसको बचाएं। ठीक है। नमी से बचाने का मतलब ये नहीं है कि इसको आप धोएं ही नहीं, इसको आप पर्याप्त मात्रा में अच्छे से सफाई करें, सुखा भी दें, और सुखाने के बाद से कहीं पे पानी वगैरह लगा है तो उसको अच्छे तरीके से कपड़े से पोंछ दें जिससे कि वो साफ़ हो जाए। तो इस प्रकार से बचा जा सकता है। ऑयलिंग आप इस पे कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? जैसे रैंसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है और उसमें अ, उसमें कुछ दुर्गंध आने लगती है। कोई भी खाद्य पदार्थ है और उसमें दुर्गंध आने लगती है तो उसी प्रक्रिया को रैंसिडिटी कहा जाता है। ये कारण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है, प्रकाश के कारण होता है, अधिक तापमान के कारण होता है, और सूक्ष्म जीव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रैंसिडिटी के क्या प्रभाव हैं? तो रैंसिडिटी से भोजन खराब हो जाता है। मतलब कि रैंसिडिटी अगर हो जाएगी तो भोजन का स्वाद जो है बिगड़ जाएगा, खट्टा हो जाएगा, या फिर अलग टाइप का हो जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा, भोजन से दुर्गंध आने लगेगी। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। रैंसिडिटी को रोकने के तरीके, मतलब क्या उपाय हैं? आखिर जब भोजन खराब होगा तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि जो अचार होता है या फिर मुरब्बे होते हैं, इनको हम कैसे बचा सकते हैं रैंसिडिटी से? क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में यूज़ किए जाने वाले होते हैं, तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं? तो इनको बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे से बचा सकते हैं उन्हें। हवा से बचाने के लिए हम ग्लास वाली जो बॉटल हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। कम तापमान में इसका संग्रहण कर सकते हैं, मतलब कि रख सकते हैं कम तापमान में।
और नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो चिप्स वाली पैकेट आती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसके कारण उसमें दुर्गंध नहीं आती है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। बेसिकली क्रियाशीलता श्रेणी क्या है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं उन्हीं को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने आपको जो परिभाषा बताई है वही है कि क्रियाशीलता श्रेणी धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। इस श्रेणी में क्रियाशील धातु कहाँ रखी जाती है? ऊपर, और कम क्रियाशील धातु नीचे की ओर रखी जाती है। ठीक, अधिक क्रियाशील धातु ऊपर रखेंगे और कम क्रियाशील धातु नीचे रखेंगे, उसे ही कहा जाएगा क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी की सूची है वो कुछ इस प्रकार है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है वो ऊपर रखा जाएगा, जो सबसे कम क्रियाशील तत्व है वो नीचे रखा जाएगा। इसमें जो सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है वो गोल्ड होता है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है और यही कारण है कि सोना में कभी जंग नहीं लगता है। और सबसे जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो पोटेशियम होता है, ये सबसे तेज़ी से क्रिया करता है। उसके बाद सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो जो सिल्वर होता है वो माना जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, सिल्वर क्या होता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अगर हम सिल्वर की वायर बनाएं तो ये काफ़ी अच्छा सुचालक माना जाता है, लेकिन जो सिल्वर की वायर अगर बनाएंगे तो कोई हो सकता है चुरा करके काट करके लेके चला जाएगा, तो नुकसान भी हो सकता है भारत सरकार का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कापर का बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए कापर के जो तार होते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, क्योंकि कापर भी कम क्रियाशील होता है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जो कि खंभे पर लाइन वगैरह खींची जाती है तो उसके लिए कापर नहीं उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है, तो इसकी जगह पे एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो कापर की अपेक्षा में सिल्वर होता है। ठीक है, बाकी कापर जो है काफ़ी अच्छा सुचालक होता है ये भी, इसलिए इसका उपयोग घरों में वायरिंग वगैरह के लिए किया जाता है, टिकाऊ होता है। ठीक है, तो ये थी क्रियाशीलता श्रेणी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि क्या है ये, और फिर भी आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। जिसके कोष में जितने ज़्यादा खाली इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना अधिक क्रियाशील होगा, जिसका कोष भरा हुआ होगा वो कम क्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये था क्लास 10th का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको फिर से रिपीट करके एक बार देखिएगा, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।